हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10 में बायोलॉजी विषय में आपका जो अलैंगिक तथा लैंगिक जनन है उन दोनों में अंतर पढ़ेंगे, यानी क्या भिन्नता होती है अलैंगिक और लैंगिक जनन में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, एक साइड में अलैंगिक जनन और दूसरे साइड में लैंगिक जनन। जिसमें से अलैंगिक जनन में पहले देखते हैं पहला पॉइंट कि एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। यानी अलैंगिक जनन में एक ही जनक भाग लेता है, केवल एक ही जनक भाग लेता है। आपने अलैंगिक जनन पढ़ा भी है पीछे कि किन पौधों में अलैंगिक जनन होता है, आप पीछे पढ़ कर के आ रहे हो। तो पढ़ा था आपने पादपों में अलैंगिक जनन, जिसमें आपने अलैंगिक जनन की कई विधियां पढ़ी थी, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण। इस प्रकार की जो विधियां थीं वो अलैंगिक जनन थीं। तो इन विधियों में केवल एक ही जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों का होना आवश्यक है। यानी लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं। दो जनक में एक नर और एक मादा, यानी एक जनक जो है नर होना चाहिए और एक जनक मादा होना चाहिए, क्योंकि नर जनक से नर युग्मक और मादा जनक से मादा युग्मक का निर्माण होता है। जब नर युग्मक मादा युग्मक दोनों के केंद्रक आपस में संलयन करते हैं तब जायगोट का निर्माण होता है, ऐसा पढ़ा है। और वही जायगोट भ्रूण में परिवर्तित होता है। तो समझ में आया कि लैंगिक जनन में दो जनकों की आवश्यकता होती है। अब दो जनक कौन कौन से? एक नर होना चाहिए और दूसरा मादा। यानी अगर पादपों की बात करें तो एक जो है पादपों में नर होना चाहिए और दूसरा मादा होना चाहिए। और अगर हम प्राणी की बात करें, जंतु की बात करें, तब भी उसमें एक नर और एक मादा होना चाहिए। तो लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, जबकि अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग लेता है या एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। जैसे अमीबा, यूगलिना, पैरामीशियम में हम अलैंगिक जनन करवा रहे हैं, ईस्ट में करवा रहे हैं, बैक्टीरिया जीवाणु में करवा रहे हैं, बैक्टीरिया में मुकुलन विधि करवा रहे हैं। तो क्या होता है कि एक ही बैक्टीरिया के द्वारा मुकुल निकलता है और उससे कई सारे बैक्टीरिया का निर्माण होता रहता है। इस प्रकार से तो समझ में आया कि अलैंगिक जनन में केवल और केवल एक ही जनक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन में दो दो जनकों का होना आवश्यक है। नर और मादा दोनों का होना आवश्यक है और इसीलिए लैंगिक जनन में संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनक भाग लेते हैं। इसके बाद अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। यानी अलैंगिक जनन में जो है समसूत्री विभाजन होता है और अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं। यानी कि अगुणित युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक नहीं निर्मित होते हैं। अलैंगिक जनन में केवल एक ही जनक भाग ले लेता है और उसी के द्वारा नई संतति का निर्माण हो जाता है। उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसी कारण इसमें अगुणित युग्मक नहीं बनते हैं, अगुणित युग्मक का निर्माण नहीं होता है और जनन केवल समसूत्री विभाजन द्वारा ही होता है। जबकि लैंगिक जनन जो है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मक बनते हैं, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का निर्माण होता है। क्योंकि लैंगिक जनन में दो
अलग अलग जनकों की आवश्यकता होती है, दो अलग अलग लिंगों की आवश्यकता होती है, नर और मादा। तो इसीलिए इसमें नर युग्मक और मादा युग्मक अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। तीसरा पॉइंट, अलैंगिक जनन में निषेचन नहीं होता है, यानी अलैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। आपने पढ़ा था कि निषेचन क्रिया क्या है, कि इस क्रिया में नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रक आपस में संलयन करके द्विगुणित युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया निषेचन कहलाती है। और निषेचन के बाद जो द्विगुणित युग्मनज जाइगोट बनता है, उसी जाइगोट से जो है भ्रूण का निर्माण होता है। जबकि हम लैंगिक जनन में पढ़ रहे हैं कि एक ही जनक द्वारा संतान उत्पत्ति होती है, एक ही जनक इसमें भाग लेता है, तो इसमें निषेचन की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें और अन्य विधियां अपनाई जाती हैं, जैसे विखंडन विधि, मुकुलन विधि, बीजाणु जनन विधि, यानी इन विधियों के द्वारा इनमें जनन होता है। जबकि लैंगिक जनन में निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के द्वारा जनन होता है। तो अलैंगिक जनन में कई सारी विधियां हैं जिनमें अलग अलग लिंग की आवश्यकता नहीं होती है, उनमें अलग अलग विधियों अपनाई जाती हैं। जैसे आपने पढ़ा है पुनरुद्भवन विधि, विखंडन विधि, कलिकोत्पादन यानी कि बडिंग विधि, यानी ये सारी विधियां इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसमें निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जबकि इसमें क्या होता है, युग्मकों का संलयन होता है, जिसे निषेचन कहते हैं। यानी कि नर युग्मक मादा युग्मक के केंद्रक आपस में संलयन करते हैं और संलयन करके द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो ये क्रिया निषेचन कहलाती है, क्योंकि जब निषेचन की क्रिया होती है तभी युग्मनज जाइगोट बनता है और उसी जाइगोट के द्वारा भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद चौथा पॉइंट, युग्मनज जाइगोट नहीं बनता है, यानी वही आपको बता रहे हैं कि जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है, जब युग्मक, सबसे पहले तो युग्मक नहीं बनते हैं, यानी पहला हमारा पॉइंट था कि एक ही जनक भाग लेता है, उसके बाद में दूसरा पॉइंट था जब एक ही जनक भाग लेता है तब इसमें दूसरे जनक की आवश्यकता नहीं होती है, और दूसरा पॉइंट था इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता है। जब युग्मक का निर्माण नहीं होता है, युग्मक नहीं बनते हैं, तो अगला चरण है निषेचन। निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होती है। जब निषेचन की क्रिया नहीं होती है तो द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण नहीं होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, ये सारी प्रोसेस होती हैं, यानी दो लिंग, दो विपरीत लिंगों की आवश्यकता होती है, यानी दो जनक भाग लेते हैं जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मकों का निर्माण होता है। जब नर युग्मक मादा युग्मकों के केंद्रक आपस में संलयन करते हैं तो निषेचन की क्रिया होती है, और निषेचन की क्रिया के द्वारा अगुणित युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मकों के मिलने से क्या बनता है, द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये भिन्नता है लैंगिक जनन में। इसके बाद पांचवा पॉइंट, अलैंगिक जनन में पैतृक कोशिकाओं से नया जीव बनता है, यानी जो पैतृक कोशिकाएं होती हैं उन्हीं से नए जीव का निर्माण होता है। पैतृक कोशिकाएं, मान लिया उदाहरण पे आप जैसे उदाहरण के रूप में अमीबा ले लिया, तो अमीबा क्या है, एक कोश की जीव है और अमीबा में जो जनन होता है वो विखंडन द्वारा जनन होता है। तो अमीबा की जो एक कोश की संरचना है, उसी एक कोश की संरचना से विखंडन की क्रिया होती है और विखंडन की क्रिया के द्वारा नए जीव या नई संतति का निर्माण होता है। तो जो एक कोश की अमीबा का जीव था जिससे नया जीव निर्मित हो रहा है, तो वो पैतृक कोशिका थी।
यानी वो पैतृक कोशिका से ही नई कोशिका का निर्माण हुआ। तो इसमें समझ में आया कि पैतृक कोशिकाओं से ही नए जीव बनते हैं, नए जीव का निर्माण होता है, जबकि लैंगिक जनन में युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। यानी वही जो द्विगुणित जाइगोट बनता है, उसी द्विगुणित जाइगोट जो है नए जीव का निर्माण करता है, यानी जाइगोट से ही भ्रूण का निर्माण होता है, द्विगुणित जाइगोट से भ्रूण बनता है। तो अगला यही चरण था, यानी यही अंतर था कि युग्मनज से नए जीव का विकास होता है। तो लैंगिक जनन की पूरी प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले दो युग्मक यानी दो जनक भाग लेते हैं और दोनों जनकों से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा युग्मकों का निर्माण होता है, यानी नर जनक से नर युग्मक और मादा जनक से मादा युग्मक का निर्माण होता है, और वो भी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, और जिसमें अगुणित युग्मक बनते हैं। यही दोनों अगुणित युग्मक यानी नर युग्मक और मादा युग्मक के केंद्रक आपस में संलयन करके निषेचन की क्रिया करते हैं, और निषेचन की क्रिया के द्वारा द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण होता है, और इसी द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट से नए जीव या भ्रूण का विकास होता है। ये अंतर था। इसके बाद 6 पॉइंट, अलैंगिक जनन कम समय में व तेजी से हो सकता है। यानी अलैंगिक जनन की जो क्रिया है उसको करने के लिए काफ़ी कम समय की आवश्यकता होती है, और ये क्रिया काफ़ी फास्ट होती है, तेजी से होती है, क्योंकि इसमें पैतृक कोशिका से ही नए जीव का विकास होना होता है। तो वो पैतृक कोशिका से नए जीव विकास होने में समय कम लगता है, और जबकि लैंगिक जनन में अधिक समय लगता है, क्योंकि इसकी प्रोसेस और प्रक्रिया थोड़ी लंबी है। क्योंकि आप सारे चरणों में इसकी प्रोसेस पढ़ कर के आ रहे हो कि दो जनक चाहिए, दो जनकों से दोनों के नर युग्मक मादा युग्मक बनेंगे, यानी अगुणित युग्मक बनेंगे, और दोनों अगुणित युग्मक मिलकर के संलयन करेंगे, निषेचन होगा, निषेचन से द्विगुणित युग्मनज जाइगोट बनेगा, जाइगोट से भ्रूण का निर्माण होगा। यानी ये प्रक्रिया जटिल है, लैंगिक जनन की प्रक्रिया जटिल है, इस कारण से लैंगिक जनन में समय अधिक लगता है। 7वां पॉइंट, इस जनन द्वारा नई किस्में विकसित नहीं हो सकती। यानी अलैंगिक जनन द्वारा नई किस्मों का विकास नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें पैतृक कोशिका से ही नए जीव का विकास होता है, नए लक्षणों का समावेश नहीं हो पाता है। जब नए लक्षणों का समावेश नहीं होता है तो किस्म भी नई विकसित नहीं होती है, किस्म भी पुरानी ही रहती है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होता है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न जीवों में नए लक्षणों का विकास होता है, यानी इसमें विभिन्नताओं के एकत्र होने से, यानी लैंगिक जनन द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं, और वो विभिन्नताएं जब इकट्ठा हो जाती हैं तो इकट्ठा हो जाने के बाद किस्म का परिवर्तन कर देती हैं। यानी जो जीव की जाति है उसमें विभिन्नता ला देती हैं, यानी भिन्नता ला देती हैं। भिन्नता के कारण जीव में नए लक्षणों का समावेश हो जाता है और किस्म में परिवर्तन दिखाई देने लगता है। इस प्रकार से जीवों में नए लक्षणों का विकास हो जाता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। इसी के साथ समाप्त होता है, और आप अपनी कॉपी पर दोनों अंतर को अच्छे से फेयर करना और पढ़ना, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है।